सभी को नमस्कार। मैं हरकिरण सिंह स्वागत करता हूँ केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर गए हैं मानव भूगोल। जी हाँ, बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए मानव भूगोल जो बुक है उसका हम टॉपिक जो कर रहे थे मानव प्रजातियाँ। मानव प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, मानव का विकास कैसे हुआ है। आज हम देखते हैं कि इतनी प्रकार की जो मानव की प्रजातियाँ हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लाल टमाटर है, तो ये इस प्रकार से कैसे बना है। और एस्किमो जैसे ठंडे प्रदेशों में रहता है, बुशमैन गर्म प्रदेशों में रहता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। तो उसी तरीके से हम देखने वाले हैं कि ये मानव शुरुआत में जहाँ मानव की उत्पत्ति हुई थी वहाँ तो मानव एक ही था, तो फिर आज इतने मानव जो है वो कैसे हो चुके हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे तरीके से टॉपिक को समझिएगा, किस प्रकार से हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम के अंदर, ये बात अच्छे तरीके से जानिएगा। और इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। चलिए शुरू करते हैं। मानव प्रजातियां हमारा टॉपिक आ चुका है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रजाति का अर्थ क्या है। तो प्रजाति का अर्थ किसी पर्टिकुलर नस्ल से होता है। प्रजाति का अर्थ नस्ल से है, ना कि उसकी सभ्यता से। कि जो प्रजाति है ये शब्द किसको शो करता है, ये एक नस्ल, एक वंश को शो करता है, एक परिवार को शो करता है। जी हाँ, प्रजाति जो शब्द है ये इंग्लिश के रेस शब्द से बना है, जो इटालियन भाषा के रज्जा से बना है। इटालियन भाषा के रज्जा शब्द से बना है, इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। तो ये इस आधार पर हम देखते हैं कि ये जो प्रजाति शब्द है ये एक नस्ल को शो करती है। और जैसा कि स्पष्ट है, प्रजाति एक जैविक विचार है। प्रजाति क्या है? एक जैविक विचार है। प्रजाति जैविक अवस्था में है। ये अगर हम किसी नस्ल को उसके स्थान को चेंज कर देंगे तो उस नस्ल में परिवर्तन आ जाएंगे। तो ऐसे घटक जिनका स्थान चेंज होने से, जलवायु के चेंज होने से उनका जो रूप परिवर्तन हो जाता है वो जैविक घटक कहलाते हैं। और इसी प्रकार से जो एक नस्ल से संबंधित है, जैविक विचार है जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग तथा वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों के समानता को दर्शाता है, समानता रखता है। जैसे क्रोबर के अनुसार, इसमें अपने को 2-3 विद्वान जो है वो पढ़ने हैं और सबकी लाइनें जो है वो लगभग एक जैसी होती हैं। प्रजाति को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पष्ट करते हैं, ये बात हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है टेलर सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्रोबर को देखिए। क्रोबर प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। वही सेम बात आ गई हमारे पास में कि यह आनुवंशिक समूह है जो नस्ल जनिक लक्षणों अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। उपजाति, अब नस्ल आनुवंशिक समूह, एक आनुवंशिक समूह, उससे नस्ल जनित लक्षण होंगे, अगली नस्ल पैदा होगी, उसकी उपजातियां बनेगी। उपजातियां मतलब कि जैसे परिवार में 2 बेटे हैं तो एक गर्म प्रदेशों में जाकर रहने लगा, एक ठंडे प्रदेशों में जाकर रहने लगा। तो गर्म प्रदेशों में जाकर रहने लगा, वो उस जलवायु के आधार पर वैसा बन गया और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी आगे जो नस्ल बढ़ेगी उससे जो प्रजाति बनेगी वो अलग बनेगी। वो जो ठंडे प्रदेशों में रहता है उसका जो वंश चलेगा, उसकी जो प्रजाति बनेगी वो अलग बनेगी। तो इस प्रकार से आनुवंशिक तौर से ही नस्ल की शुरुआत हुई है। ये जैविक अवधारणा है, यानी कि इसका स्थान चेंज होते ही उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। और फिर क्या कहता है कि नस्ल जनिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। ये कोई सामाजिक या सांस्कृतिक, ऐसा नहीं कि किसी का समाज अलग है, एक किसी और समुदाय से है, एक दूसरे समुदाय से है, तो ये नस्ल होगी अलग। नहीं, ये नस्ल नहीं है, ये समुदाय हमने बनाए हैं, ये प्रकृति ने नहीं बनाए हैं। प्रकृति ने जो बनाया है वो जलवायु को बनाया है। कोई गर्म जलवायु में रहता है, कोई ठंडी जलवायु में रहता है। तो इस कारण से नस्ल में चेंजेस आए हैं, इस कारण से नई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है।
होब्स के अनुसार बात करते हैं तो प्रजाति मानव समूह का वह वृहद समुदाय है। प्रजाति मानव समूह का वह वृहद समुदाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आनुवंशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है, जिसमें क्या होता है, विशिष्ट आनुवंशिक विशिष्ट जीन्स के साथ जीन्स के की संरचना से जो नियंत्रित शारीरिक लक्षण है ना, वो उस समुदाय में समाविष्ट होते हैं, समावेश उसके अंदर होता है। ये किसकी है? ये होब्स की है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, तो आते हैं प्रोफेसर ब्लाश यानी पाल वडाल डी ला ब्लाश, जो कि एक फ्रांसीसी भूगोलवेता रहे हैं, जो कि संभववाद के जनक रहे हैं। संभववाद जो कहते हैं कि मानव ही सब कुछ है, प्रकृति कुछ भी नहीं है, उसे संभववाद कहते हैं। और जो ये मानते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, मानव कुछ भी नहीं, वो निश्चयवादी कहलाते हैं। तो यहाँ हम बात एक बार संभववादी की बात करते हैं, ब्लाश की। मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति तथा शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ये क्या कहते हैं कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? मानव शरीर की आकृति और उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। और ये हम आगे चल करके देखने वाले हैं कि हम प्रजातियों का जो वर्गीकरण करेंगे दो तरीके से करेंगे, या तो उसके जीन्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उससे कोई नई प्रजाति बनेगी, और या फिर उसके बाहरी लक्षण वो कहीं और चला गया है तो उसके नई प्रजाति का उद्भव होता है। ये हम जो देखेंगे, ये हम मानव शरीर की आकृति और उसकी शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम इसको बांटेंगे। ग्रिफिथ टाइलर को देखिएगा, ग्रिफिथ टाइलर जो कि नया निश्चयवाद नवनियतिवाद के जनक कहलाते हैं, जर्मन भूगोलवेता है। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, किसी सभ्यता को नहीं, ध्यान रखिएगा। मानव प्रजाति, जो प्रजाति है ना, ये एक नस्ल है, ये एक सभ्यता, एक समुदाय नहीं। इसके बाद में देखिएगा हैडन के अनुसार क्या कहता है? प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है। प्रजाति शब्द, जैसे अपन प्रजाति नाम लेते हैं ना, तो किसी एक पर्टिकुलर एक किसी का नाम थोड़ी आता है हमारे सामने कि किसी का नाम होगा प्रजाति, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी अपन कर रहे हैं कि राम तो एक ही है। तो हम बात कर रहे हैं प्रजाति, तो प्रजाति के अंदर क्या हो जाएगा, उस नस्ल के अंदर उसके जैसे लोग शामिल हो जाएंगे, यानी एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती है। जिसकी सामान्य विशेषताएं यानी क्या होता है कि भी अपन बुशमैन को ले आते हैं, एस्किमो को ले आते हैं, देखने में तो दोनों इंसान ही तो है ना, तो उसकी सामान्य विशेषताएं जो है वो मैच कर रही हैं, परंतु उसकी जो आगे बनावट है, अनुवांशिक जो बनावट है उसकी, वो अलग अलग है, वो डिफरेंट आती है यहाँ पे। इस वजह से तो पहले देखिए जरा, उसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती हैं। यह एक जैविक नस्ल है, यह क्या है? एक जैविक नस्ल है जिसकी प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। नस्ल जैविक होती है, एक प्रजाति का जो प्राकृतिक लक्षण है उसका जो कंप्लीटली अपन योग देखें। योग का मतलब तो सीधी सी बात है कि उसका उसकी प्रकृति कैसी है, दूसरे की प्रकृति कैसी है, ये दोनों क्या होती हैं, आपस में भिन्न होती है। तो यही कहना चाहते हैं यहाँ पे, आप ये सीधा ही डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भी हैडन के अनुसार क्या है कि एक जो प्रजाति है वो एक वर्ग विशेष को प्रकट करती है, जिसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं वो आपस में मैच करती हैं। किसी वर्ग की बात करेंगे, वो सामान्य विशेषताएं आपस में मैच करती हैं, और इस वर्ग का जो प्राकृतिक लक्षण है वो दूसरे वर्ग के प्राकृतिक लक्षणों से अलग होंगे। तो ये तो सीधी सी बात है, तो इस तरीके से अपने को यहाँ बताना है। भारतीय समाजशास्त्री के अनुसार देखें, डॉक्टर मजूमदार के अनुसार बात करते हैं, यदि व्यक्तियों को एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविकी समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, एक प्रजाति है। यहाँ पर भी सामान्य तौर पर वो क्या कह रहे हैं कि एक प्रजाति जो बनी, अब भले वो कितनी ही बिखरे हुए रूप में क्यों ना हो, भले वो बुशमैन है, पिग्मी है, एस्किमो है,
वास्तव में वो नस्ल तो एक ही है ना, है तो वो इंसान ही। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भले वो कितनी ही बिखरी हुई क्यों ना हो, प्रजाति तो वो एक ही है, एक ही जड़ से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये बातें हमें कुछ इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद रखनी है। आप कम से कम इसके अंदर 6 डेफिनेशन आ गई आपके सामने, उसमें से 3 अच्छे तरीके से, 3 या 4 अच्छे तरीके से याद जरूर रखें, ज्यादा अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि मानव प्रजातियों के विकास के कारक क्या है। इनका जो विकास हुआ है, मानव प्रजाति का जो विकास हुआ, जो प्रजाति अलग अलग बनी, वो विकास कैसे हुआ है। सबसे पहली बात, स्थानांतरण की प्रवृत्ति। मानव में शुरू से ही स्थानांतरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब से वो पैदा होता है उसके बाद में वो एक जगह पर टिक करके नहीं बैठता, वो स्थान बदलता रहता है, भाग दौड़ चलती रहती है, पूरी जिंदगी पर भाग दौड़ चलती रहती है। इसीलिए मानव को क्या कहा गया कि ये एक स्थायी नहीं है, ये एक मतलब बदलता हुआ जैविक घटक है। ये क्या है, जैविक घटक कहलाता है। तो ये स्थानांतरण की प्रवृत्ति इसमें रहती है कि जब इसकी उत्पत्ति हुई तो कोई देशावर चला गया, कोई कहाँ चला गया, वो वहाँ पर रहने लगा और उस समाज में मिल गया, तो उसने उस वहाँ के सामाजिक तौर तरीकों को अपनाया। ये तो किस प्रकार का चेंजेस है, ये तो सामाजिक है। जबकि नस्ल क्या कहती है कि सामाजिक अवधारणा नहीं है, ये एक जैविक अवधारणा है कि कोई किसी गर्म क्षेत्रों में जाकर रहने लग गया, वहाँ वो कठोर हो गया, उसकी नस्ल जो आगे की बनेगी वो कठोर बनेगी, नस्ल मजबूत बनेगी। जो ठंडे प्रदेशों में जाकर रहने लग गया, जैसे एसी में अगर आप रहते हैं तो एसी में आप ढील ढाल से हो जाते हैं और ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, जल्दी सांस फूलने लगती है। तो ये ठंडे प्रदेशों के जो होते हैं उनका लक्षण अलग हो जाते हैं, गर्म प्रदेशों में रहने वाले के लक्षण अलग हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि एक मजदूर जो गर्मी में काम करता है वो आपसे मजबूत है, क्योंकि अपन एसी में बैठे हैं तो फिर वहाँ पर क्या रहेगा, अपने पास उतनी ताकत नहीं रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रजाति में डिफरेंस पैदा हो जाता है और नई प्रजातियों की उत्पत्ति होने लगती है। दूसरी बात करते हैं ग्रंथि रस का प्रभाव। जी हाँ, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ग्रंथि रस का प्रभाव। जो ग्रंथियां होती हैं, जो मानव शरीर में ग्रंथियां होती हैं, आप देखते हैं कि हमारे नॉर्मल, हमारे समाज में भी कुछ लोग इतने इतने लंबे होते हैं, कुछ नाटे बहुत ही छोटे छोटे पैदा होते हैं, बोना जिसको अपन कह देते हैं। किसी की नाक चपटी होती है तो किसी की नाक तीखी होती है तोते की तरह। तो ये चेंजेस जो आए हैं, ये किस वजह से आए हैं? थी तो उसी की संतान ना, थी उसी की संतान, उसी की पीढ़ियां हैं, आगे चलकर धीरे धीरे उसमें चेंज आ रहे हैं। तो ये किस वजह से आ रहे हैं? ये ग्रंथि रस की वजह से आ रहे हैं। तो वर्तमान मानव में ग्रंथि रस का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैविक परिवर्तन एवं छांट। मानव क्या करता है, जैविक परिवर्तन उसमें रहते ही, परिवर्तन वो रखता ही रखता है, वो दूसरों से अलग रहता है। छांट का नियम जो है यहाँ पर लागू होता है। जैविक यानी उसकी बनावट में परिवर्तन होते हैं। जलवायु का परिवर्तन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु सबसे बड़ा इफेक्ट है और जलवायु से ही हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, एक सिद्धांत दिया गया था जिसे कहते हैं प्रवास कटिबंध सिद्धांत। प्रवास कटिबंध सिद्धांत, ये प्रवास कटिबंध सिद्धांत जो दिया गया था 1919 के अंदर दिया गया ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। इसमें उन्होंने कहा कि मानव की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है, परंतु उसमें शुरू से ही स्थानांतरण की प्रवृत्ति रही। उसने स्थान चेंज किया, वहां पर जाकर के उसकी जलवायु चेंज हुई। जलवायु चेंज होने के कारण उसके अंदर ग्रंथि रस का प्रभाव पड़ने लगा, ग्रंथि रस में प्रभाव आने लगा, इफेक्ट होने लगी कि वहां पर ग्रंथि, कोई एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, उसके अधिक या कम स्रावन के कारण उसकी लंबाई बढ़ रही है, घट रही है, उसका जो चेहरा है वो चपटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ग्रंथि रस का प्रभाव पड़ा, उसमें जैविक परिवर्तन आने लगे। और जैविक परिवर्तन के कारण उसके बाद जब नई प्रजातियां बनी तो 2 प्रजातियों के मिश्रण से तीसरी प्रजाति और बन गई। तो प्रजातियों के मिश्रण से भी क्या हो जाता है, नई प्रजातियों का विकास होता है। और भौगोलिक या सामाजिक अलगाव, फिर वो
घर सब कुछ त्याग करके समाज से दूर रहने लगा, उसकी सोच अलग बन गई, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उसकी नई जो संतान आएगी वो कुछ नई ही दिशा में चलेगी, वो एक नई ही नस्ल कहलाएगी। इस प्रकार से प्रजातियों का विकास होता है। तो प्रवास कटिबंध सिद्धांत इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधारभूत तत्व क्या है। हमने मानव प्रजातियों को बांटा, अलग अलग भागों में बांटा है। आगे चलकर हम देखेंगे निग्रो, निग्रोइड और जो हमारे पास में ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है। तो ये सब प्रजातियां जो हैं, ये जो हमने वर्गीकरण किया, ये किसके आधार पर किया, इसके आधारभूत तत्व क्या है। एक हमारे पास बनेंगे बाह्य शारीरिक लक्षण। बाहर इसकी बनावट, नाक पतली है या चपटी है, सर पतला है, चपटा है, बाल गुबराले हैं या फिर ऊनी है या लहरदार है, इस प्रकार से। और दूसरा आएगा जीन की समरूपता, जीन की समानता या संपितृक एकसूत्रता। संपितृक, एक ही पिता के संपितृक समरूपता, एकरूपता जो है, एक सूत्रता जो है, ये किस प्रकार से होगी, ये एक नस्ल के आधार पर, यानी कि एक वंश जो चलता है वो कैसे चलता है, वो जीन की समानता से चलता है। जीन उसमें समान रूप से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा जो हम देख रहे हैं बाह्य शारीरिक लक्षण, तो यहाँ पर लगभग सभी विद्वानों ने ही, सभी भूगोल शास्त्रियों ने, मानव शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने क्या किया है, मानव को जो बांटा है, मानव प्रजातियों को जो वर्गीकरण किया है, वो किसके आधार पर किया है, वो बाह्य शारीरिक लक्षण देकर के किया है। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ समझेंगे प्रजाति वर्गीकरण का आधार, बाह्य आधार, बाह्य शारीरिक लक्षण के आधार पर क्या लिया, शीरस्थ सूचकांक लिए गए, इसके द्वारा डैकवर्थ, हैडन, क्रोबर। ये जो वर्गीकरण करेंगे ना अपना, उसमें शीरस्थ सूचकांक लेंगे। जैसे डैकवर्थ ने क्या लिया, शीरस्थ सूचकांक और प्लस बालों की प्रवृत्ति, दो चीजों को देकर उसने प्रजातियों का वर्गीकरण कर दिया। हैडन ने क्या किया, हैडन ने शीरस्थ सूचकांक लिया, नासिका सूचकांक, इन दोनों के आधार पर अलग वर्गीकरण कर दिया। क्रोबर की बात करें तो क्रोबर ने शीरस्थ सूचकांक और कपालधारिता को लिया। और टेलर की बात करें तो टेलर ने नासिका सूचकांक और बालों की प्रवृत्ति के आधार पर क्या कर दिया, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इसमें इंपॉर्टेंट डैकवर्थ के लिए शीरस्थ सूचकांक इंपॉर्टेंट रहेंगे, हैडन के लिए नासिका सूचकांक, क्रोबर के लिए कपालधारिता और टेलर के लिए बालों की प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए ये शीरस्थ सूचकांक कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो शीरस्थ सूचकांक किस प्रकार से निकाले जाते हैं, सिर की चौड़ाई, सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई, सिर की लंबाई इंटू 100, इस आधार पर शीरस्थ सूचकांक निकाले जाएंगे। अब अगर किसी के सर की चौड़ाई और लंबाई दोनों एक जैसी है तो सूचकांक 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा, 100 के करीब आएगा। और जिसका सूचकांक, जिसकी सिर की चौड़ाई लंबाई से आधी है, उसका कितना आएगा, 50। तो यहीं पर आप देखेंगे जितना सूचकांक 100 की तरफ होएगा, सिर उतना ही क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा। और जिसे कहते हैं डेलिचो, डेलिचो, डेलिचो शब्द आ गया मतलब चौड़ा सिर। अगर बीच में आ गया मध्यम सिर आएगा तो उसके लिए शब्द आएगा कौन सा, मेसो। और 50 के करीब आएगा यानी सर पतला होगा तो उसके लिए शब्द आएगा ब्रेंची। डेलिचो, मेसो, ब्रेंची, यहां पर शब्द हमारे पास में आएंगे। नासिका सूचकांक बात करते हैं तो ये भी इसी प्रकार से हैडन ने दिया इसका फॉर्मूला कि नाक की चौड़ाई बटा में नाक की लंबाई, नाक की लंबाई और इंटू 100। तो ये भी उसी प्रकार से हम बात करेंगे, नाक की चौड़ाई, नाक की लंबाई इंटू 100। और ये भी उसी प्रकार से देखेंगे कि अगर 100 की तरफ आएगा तो इसका मतलब नाक कैसा है, नाक चौड़ी है या इसे कहेंगे हम चपटी है।
और यदि 50 की तरफ आएगी तो उसका मतलब नाक कैसी है, पतली है, और बीच में आएगी मध्यम है, ये होगी हमारे पास में मध्यम हो जाएगी। ठीक है, चौड़ी या चपटी नाक यदि आएगी तो उसे हम कहेंगे क्लोटोहाइन। क्या कहा जाएगा उसे, क्लोटोहाइन। और यदि मध्य आएगी तो उसे कहेंगे मेसोहाइन, और पतली नाक है तो उसे कहेंगे लेप्टोहाइन, ये रहा। इस प्रकार से अब बात करते हैं कपालधारिता की। तो ये क्रोपर ने लिया है, ओनली क्रोपर ने ही कहा है इसके बारे में कि मृत व्यक्ति के कपाल को लेंगे, मृत व्यक्ति के कपाल यानी कि खोपड़ी कपाल का आयतन ज्ञात करना। तो ये इन्होंने क्रोपर ने बताया है इनके बारे में। अंत में आता है बालों की प्रवृत्ति। तो बालों की प्रवृत्ति जो किस प्रकार की, यदि बाल ऊनी है तो उसका सूचकांक जो है वो कितना रहेगा, 40 to 50 रहेगा, 40 to 50। उसके बाद में देखेंगे तो लहरदार तो यह रहेंगे 50 to 60। और जो आएंगे उसके बाद में सीधे बाल आएंगे तो इसका रहेगा सूचकांक 80 to 90। ठीक है, कैसे हुआ ये, क्या मतलब हुआ है इसका, यहाँ पर देखिए 60 to 70 करना अपने को, 60 to 70। मतलब क्या रहा कि बालों का जो घुंघरालापन है, जो बाल घुंघराले हैं, उन्हीं बाल जो कि सिर्फ इतना लंबा जाने के बाद ऐसे रोटेट हो जाएगा, ऐसे मतलब कि उलझन आ जाएगी जिसमें ये सर्कल बनेगा। जितनी कम धुरी पर सर्कल बनेगा उतना ही सूचकांक कम आएगा और उतने ही बाल ऊनी होंगे यानी घुंघराले होंगे। और जितना ये लंबा जाएगा उतने ही क्या होंगे, यहाँ पे बाल लहरदार होंगे। और जितना ये सीधा जाएगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे बाल इसके सीधे होंगे। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यूलोट्रिक। दूसरा है मेसोट्रिक, और तीसरा है लियोट्रिक। जैसे ही आ गया तो समझ लेना बाल सीधे हैं, बिल्कुल सीधे हैं। और मेसोट्रिक आया यानी कि बाल लहरदार हैं। और उसके बाद में अगर यूलोट्रिक आया तो वो उलझन है, यू यानी ऊनी, यूलोट्रिक यानी ऊनी बाल हो गए यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये सूचकांक लिए गए, ये बाहरी लक्षण देखे गए और इन लक्षणों के आधार पर ही क्या किया गया है, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। चलिए हम ग्रिफिथ टेलर के अनुसार एक इंडेक्स देखते हैं और इसे हम पढ़ेंगे। ग्रिफिथ टेलर को याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। टेलर के अनुसार हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इनकी जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, यदि आप टेलर को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो समझ लेना आप सभी का प्रजातियों के बारे में, सभी के बारे में, जैसे क्रोबर का कहेगा तो क्रोबर के अनुसार वर्गीकरण आप कर सकते हैं, हेडन के अनुसार वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक आप ग्रिफिथ टेलर का याद रखें अच्छे तरीके से इंडेक्स। सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा है कि मध्य एशिया से उत्पत्ति हुई है। मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से फिर धीरे धीरे वो आगे फैलना शुरू हो गया है। इसे हम आगे देखेंगे, फिलहाल एक बार इसका इंडेक्स समझिए। यहाँ कहते हैं कि निग्रो जाति जो होती है, निग्रो प्रजाति है, उसका श्रेष्ठ सूचकांक कितना है? 72 लेके 72 तक है। और फिर उसके बाद में 72 to 74, 74 to 6, ये कहाँ तक जाएगा? 82.5 तक जाएगा, इससे अधिक जाएगा। यानी जितना अपन निग्रो, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलाइड, इन सातों का क्रम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर सिर जो है वो क्या हो रहा है? चौड़ा होता जा रहा है। सिर कैसा हो रहा है? चौड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर सिर कैसा है? पतला है, इसका सिर पतला। और यहाँ पर सिर कैसा है? अभी बताया था आपको, जितना सूचकांक 100 की तरफ जाएगा सिर चौड़ा हो जाएगा,
जितना 50 की तरफ जाएगा सिर्फ पतला हो जाएगा। यह बात कीजिए नासिका, नासिका की बात करते हैं तो 100 है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पर नाक कैसी है? चौड़ी है, नाक चौड़ी है। और यहाँ पर नाक कैसी है? पतली है। फिर बात करें कद की तो कद 150, ये सबसे छोटा है यानी कि नाटा है। 172 ये सबसे लंबा है। ये कैसा है? सबसे लंबा है। तो चलिए हम समझते हैं इसके बारे में। यूलोट्रिक से क्या समझेंगे? यू यानी ऊ यानी ऊनी। अब देखो निग्रो जो प्रजाति है उसका सिर पतला होता है, नाक चौड़ी होती है, कद नाटा होता है और बाल उसके ऊनी होते हैं। एग्जाम्पल में पिग्मी और सेमोंग। पिग्मी जनजाति और सेमोंग जनजाति जो है वो किस प्रकार, कौन सी प्रजाति से बनी है? निग्रो प्रजाति से। निग्रोइड की बात करें, निग्रोइड सिर पतला है, नाक चौड़ी है, कद लंबा है, कद सबसे लंबा है, सबसे लंबा है और बाल ऊनी है। और इसका उदाहरण है होटेंटन और बुशमैन। होटेंटन और बुशमैन है। तो दूसरे नंबर वाला निग्रोइड कहलाएगा। तीसरा देखिए ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग हम इसको मान लेते हैं किसमें? मेसो में। यहाँ मेसो यहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला मेसो में आ जाएगा। तो ये अभी भी किसमें है? पतला, सिर्फ पतला है, नाक चौड़ी है और कद इसका कैसा है? कद देखिएगा तो लगभग ये मिडिल में आएगा। मिडिल में जो आपका आएगा ना 150 है और 172 है, तो बीच में बनेगा 160। तो ये कहां पर आ गया? मध्य। तो ये मध्य है। ऑस्ट्रेलाइड का कद मध्य है और ऊनी बाल है इसके भी। और इसमें कौन आ गया? इनु जापान के हैं, भील टोडा नीलगिरी से, कादर केरल से। तो ये सब जनजातियां जो है, जो जनजातियां हैं ये किसकी है? ये ऑस्ट्रेलाइड की है। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की जनजातियां हैं। और मेनली जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ की निकलेंगी? ऑस्ट्रेलिया की, जिसे ओएसिन कहते हैं। ओएसिन ऑस्ट्रेलिया की जो मूल प्रजाति है उसे ओएसिन कहा जाता है। तो ये ओएसिन प्रजाति ऑस्ट्रेलिया की है और ऑस्ट्रेलाइड से आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बताना अपने को। भूमध्य सागरीय यानी भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र हमें बताना है। तो भूमध्य सागरीय का सर जो होता है वो मध्यम होता है, ना ज्यादा चौड़ा है ना पतला है। नासिका मध्य है। जो कद है ये भी लगभग मध्य के आसपास है, क्योंकि 165 से लेकर के ये दोनों का 165 to 170 और ये 167 तक आ गया। तो ये लगभग मेसो के अंदर आ जाएगा इनका कद। और मेसोट्रिक ही इनके क्या होते हैं? बाल होते हैं। मेसोट्रिक यानी कि लहरदार बाल होते हैं। बाल लहरदार है। इसमें कौन आया? भूमध्य सागरीय में इंडो ग्रीक आ जाएंगे। इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी, ग्रीक यानी कि यूनान, यानी इसमें कौन आ गया? आर्य। आर्य जो जनजाति है, आर्य जो वर्ग है ना, वो कौन सा वर्ग है? वो इंडो ग्रीक का वर्ग है। इंडो ग्रीक क्षेत्र का वर्ग है। और वो किसमें आता है? वो भूमध्य सागरीय प्रजाति में आता है। ईरानी लोग हो गए, यहूदी हो गए, स्काई है, स्काई जनजाति है, बब्बर जनजाति है। तो ये सब किसके हैं? भूमध्य सागरीय के हैं। नॉर्डिक की बात करें तो ये जर्मनी के पश्चिमी यूरोप से है। जर्मनी में है यानी पश्चिमी यूरोप से है। जैसे नाजी वर्ग, तो नाजी वर्ग जो है ये नार्डिक का है। तो न से नार्डिक और न से बताना है अपने को नाजी वर्ग। अल्पाइन की बात करते हैं तो अल्पाइन का सर चौड़ा हो जाता है, नाक पतली हो जाती है, कद मध्यम है और बाल भी इसके कैसे हैं? लहरदार से किस में आ रहे हैं? लहरदार बालों से। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीधे बालों में कन्वर्ट हो रहा है। अल्पाइन किसे कहते हैं? आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत अल्पाइन वर्ग कर्म का पर्वत है, इसलिए अल्पाइन से याद रखेंगे आल्पस पर्वत के समूह का जनजाति वर्ग। मंगोलाइड यानी मंगोलिया देश, सर उनका चौड़ा होता है, नाक पतली होती है और कद भी उनका कहाँ है? अभी भी मध्य में है। लियोट्रिक बाल सीधे हैं, बिल्कुल सीधे बाल है। गोल्डी मंगोलिया में है। गोल्डी जनजाति कहाँ पे? मंगोलिया में है। एस्किमो, सेमॉइड, रेड इंडियन। तो रेड इंडियन एस्किमो के बारे में आप जानते हैं। एस्किमो कनाडा के अंदर है। रेड इंडियन जो है वो अमेरिका की मूल प्रजाति है। तो इस प्रकार से हमारे पास में हो चुकी है प्रजातियां। अब इसमें आप देखेंगे कि जो
ऊपर की प्रजातियां हैं ये उष्ण प्रदेशों की है, ये शीत प्रदेशों की है। नीचे वाली किसकी है? शीत प्रदेशों की। और बीच वाली जो है वो शीतोष्ण या उपोष्ण प्रदेशों की जनजातियां हैं। इससे हमें एक आइडिया लगेगा, याद करना हमें आसान रहेगा। क्या चीज याद हमें करनी है? तो देखिए जरा कि ये जो प्रजातियां हमारे पास में आई हैं उष्ण प्रदेश की, उष्ण प्रदेश की प्रजाति है तो इसका रंग काला होगा, रंग श्याम होगा, इनका श्याम काला रंग, काले रंग से। और इनका रंग कैसा होगा? लाल होगा, लाल या फिर पीला। तो उष्ण प्रदेश है और ये कहां पर है? शीत प्रदेशों में है। तो यहाँ पर रंग कैसा है? काला। काले रंग से आप लाल की तरफ आएंगे तो कैसे आएंगे? काले रंग के बाद में धीरे धीरे आप कहेंगे जैतूनी, जैतूनी रंग आप कहेंगे भूमध्य सागरीय का। नार्डिक के लिए आप यूज करेंगे श्वेत रंग, कि वो सफेद रंग के हैं, श्वेत कलर के हैं, गोरे लोग हैं। नार्डिक गोरे हैं, अल्पाइन गोरे हैं, अल्पाइन लाल आ गए हैं, और मंगोलाइट जो है वो पीले आ गए हैं। मंगोलाइट कैसे आगे? पीले आ गए हैं। उनका कलर जो है त्वचा का रंग कैसा है? पीलापन हो जाता है। जैसे एस्किमो में हम पीलापन लिए हुए पढ़ते हैं, पीलापन लिए हुए इसका कलर है, तो वो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है। क्योंकि ये गर्म प्रदेशों के हैं तो यहाँ से नीचे की ओर आएंगे, ठंडे प्रदेशों की ओर आएंगे, क्रम बिल्कुल सही बनता है। और निग्रो, निग्रो में आप क्या याद रखेंगे? निग्रो सर पतला है, नाक चौड़ी है, बाल घुंघराले हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। कद कैसा है इसका? नाटा है। दूसरी की बात करें निग्रोइड की, तो बाल सर इसका पतला है, नाक चौड़ी है, बाल घुंघराले हैं और ये सबसे लंबे हैं। इस प्रकार से हमें इनके बारे में याद रखना है। जल्दी से देख लेते हैं कि इनका वितरण कैसे है, ये किस प्रकार से प्रजातियां बनी हैं। तो टेलर के अनुसार प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। कहां से हुई? मध्य एशिया से हुई है। मध्य एशिया में जब प्रजातियों की उत्पत्ति हुई उस समय हिमयुग था। क्या था यहाँ पे? हिमयुग। हिमयुग उसे कहते हैं जब लगभग पूरे विश्व पर, पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई थी, उसे हिमयुग कहते हैं। हिमयुग के समय जब उत्पत्ति हुई तो ये प्रजाति यहाँ से निकलकर कहाँ गई? गर्म प्रदेशों की ओर, यानी भूमध्य रेखा की तरफ गई। यहाँ पर भूमध्य रेखा आप देख पाएंगे, यहाँ पर क्या मिलेगी हमें? भूमध्य रेखा मिलेगी। तो ये प्रजातियां गर्म प्रदेशों की ओर चलेगी, भूमध्य रेखा की ओर चलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जाकर के प्रजातियों का विस्तार हो जाता है। ये सबसे पहली प्रजाति है 1 नंबर वाली, जिसका नाम है निग्रो। दूसरे नंबर पर जब प्रजाति उत्पन्न हुई, जैसे क्या हुआ? यहाँ जन्म हुआ बच्चे का, पिता चले गए यहाँ से, उसने यहाँ जाकर के एक अलग प्रजाति की उत्पत्ति की। उसके बाद बेटा बड़ा हुआ, उसने आगे बच्चे को जन्म दिया और वो खुद भी आगे चला गया। और वो जब आगे चला गया तो उसने लाकर के अलग प्रजाति की उत्पत्ति दी। तो यहाँ पर बुशमैन जो बनते हैं ये किसके हैं? निग्रोइड के हैं, निग्रोइड। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हमारे पास में कौन सी आ जाती है? तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो यहाँ से होते हुए प्रजाति जो है इस प्रकार से जाती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में जाती है। तो ये है ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड ये भी गर्म प्रदेशों में है, इसीलिए इनका भी रंग कैसा है? काला है। ये निग्रोइड के बराबर में है, बुशमैन के एकदम बराबर में है। तो ये उसी प्रकार की विशेषताएं रखते हैं। इसी बीच यहाँ से कौन निकल गया? भील और टोडा जनजाति यहाँ से निकल गई। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में ये हो गया तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर की प्रजाति निकलती है वो भूमध्य सागरीय है। ये भूमध्य सागर है, ये वाला भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर के चारों ओर प्रजाति यहाँ पर विस्तारित होने लगी, यहाँ पर बैठने लगी। इंडो ग्रीक हो गए, ईरानी हो गए, यहूदी हो गए। तो इस प्रकार से प्रजाति यहाँ पर पैदा होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम देख पाते हैं यहाँ से कि नेक्स्ट प्रजाति आएगी कौन सी? नार्डिक। नार्डिक आएगी कहाँ पे? पश्चिमी यूरोप में आएगी। इस क्षेत्र में नार्डिक यानी कि नाजी वर्ग हो गया। नार्डिक नाजी वर्ग हो गया। तो ये 4 नंबर पे आ गई, ये 5 नंबर पे आ गई। और नेक्स्ट आगे चल के देखेंगे तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर 6 नंबर से मिलेगी। तो अल्पाइन जो कि इटली के उत्तर में, स्पेन, फ्रांस में है। तो ये अल्पाइन है, अल्पाइन।
और अंत में हम देखते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे हम देख पाएंगे, 7 नंबर पे आएगी अंतिम प्रजाति मंगोलाइड, जो कि मंगोलिया में बैठेगी। ये मंगोलाइड प्रजाति जो है इसका वितरण 3 प्रकार से होगा। पहला मंगोलिया में, दूसरा यहाँ से होते हुए जब आगे बढ़ेगी तो दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे इस तरफ। दूसरा कौन आ गया? एस्किमो आ गया। यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन आ गया? एस्किमो। यहाँ पे कौन बैठ गया? गोल्डी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़े तो कौन आ गया? रेड इंडियन आ गया, रेड इंडियन। तो ये सब किसके हैं? मंगोलाइड के हैं। ये सब किसके हैं? मंगोलाइड प्रजाति के हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर के आएंगे आपके सामने।